बहुत मतलब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिनके परिवारों में दूर दूर तक एक सरकारी, मैंने आपको जैसे कहा, क्लास सी अफसर छोड़ दीजिए, कर्मचारी भी नहीं है, उस परिवार में किसी लड़के का ये सोचना कि मैं यूपीएससी दूंगा, यही उनकी जीत थी, मेरे माँ बाप की। मेरे पिताजी ने हमेशा एक चीज कही है मुझसे, जो मैं आज इस इंटरव्यू में अगर नहीं कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करूंगा अपने माता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मेवात की जो इमेज है यहाँ से मेवात के बाहर, उसका मेन रीजन यहाँ की डेमोग्राफी है, ये हम सब जानते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि जी मेवात, जब हमारी नीलो खड़ी में ट्रेनिंग भी होती थी तो थोड़ा सा ये था कि यार आपको तो मेवात मिल गया, मेवात तो बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बड़ा वहाँ दिक्कत होती है पोस्टिंग के लिए, अफसरों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। पिछले 2-3 साल मेरे बहुत ही, मैं कहूँगा, फिजिकल स्ट्रगल और मेंटल स्ट्रगल के गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण भी गुजरे हैं। कई जगह मैं बिल्कुल लगन है इसको करने दो, तो उसको कम से कम, मेरा ये मतलब सजेशन है कि शुरू के 2 साल उसको बिंदास दे दो, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूँगा पूरी जिंदगी यूपीएससी को दे दो, क्योंकि ये बड़ा भंवर है, इसमें फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इतना तेज दिल धड़कता है उस समय ना, मैं ये मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेवात कोसों दूर है उस मीडिया की बातों से जो हमें बताई जाती है। मई में मैं भी इसी संकोच से आया था, तो वो थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि वो इस तरह से शायद जज कर रहे होंगे कि एक जगह है जिसके बारे में क्या कोई अफसर ऐसी सोच रखता है नहीं। नूह दंगे पे भी आ गए थे, फिर नूह दंगे पे थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल हुए हमारे, किस तरह से प्रशासन ने हैंडल किया था उसका तो सबको ज्ञान है कि कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी किताब पढ़नी है। मैं बस ये बताना चाहूंगा कि वो पढ़ना कैसे। इन 2 चीजों के अलावा अगर बच्चा कुछ भी ना पढ़े ना तो भी एग्जाम निकाल ले, लेकिन प्रॉब्लम यही है, बच्चे यही दोनों नहीं पढ़ते और दुनिया भर की वीडियोस देखेंगे, जो टॉपर बता रहा है वो ये बता रहा है। भाई, जब यूपीएससी आपको चीख चीख के कह रहा है कि सिलेबस ये है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, आप क्यों क्योंकि इससे ये पता चलता है, मान लीजिए इन्होंने सवाल पूछा और मैं 1.5 मिनट यहीं देख रहा हूं, इसका मतलब मैं घबरा गया हूं, मैं बुरी तरह, मुझे है कि बस जल्दी जवाब दे दो। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है चारों को फेस करने का, तो ये एक एक चीज, चाल ढाल और आपका जवाब, और मैंने जैसा आपको कहा आपको नहीं भी आता तो कितने कॉन्फिडेंस से आप मना करते हैं। वो भी नंबर 1 पे हरियाणा ही रखा था। अब मैंने सबको पता है ब्लॉक में, जबकि मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, लेकिन फिर भी हरियाणा रखा था। आप ये सोच सकते हैं, मुझे इतना पसंद आ गया मेवा। लगभग 31 जुलाई की बात है, मैंने भी सुना घर पे कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो जो राजुद्दीन जी ने आपने पूछा कि जब ये हुआ, और हमने, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल देशव्यापी न्यूज बन गई, 3-4 दिन मीडिया में केवल नूह हिंसा चली इंटरनेशनल लेवल पे, तो माँ बाप की तरफ से भी रिएक्शन था। सबसे पहले रिएक्शन उनका ये था कि चलो कम से कम तुम इस वक्त तो यहाँ की नूह की या मेवात की पिछले 30-35 सालों के, आप इवन एनसीआरबी का डेटा निकाल लो, जो हमारा केंद्र डेटा देता है क्राइम का, नूह तो सांप्रदायिक हिंसा से तो वैसे ही वंचित रहा है पिछले कई दशकों से। तो ये बिल्कुल एक अपवाद था, और ये एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी सिचुएशन बन गई जो शायद दशकों में पहली बार ही बनी, और ये कभी, ये नूह का ना ये मिजाज रहा है कभी, और ना ही आगे कभी मिजाज रहेगा। की तरफ से, मीडिया की तरफ से या लोगों की तरफ से आपको यूपीएससी एग्जाम पास करने में बहुत बहुत मुबारक। दूसरा, जो आज आपने यूपीएससी पास की है और आंसर के पर जो है तो नहीं किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे और यूपीएससी पास करने के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मेवात वासियों को, अपने सभी ब्लॉक के सभी सरपंचों को, सभी लोगों को, और ख़ासकर मेवात के प्रशासन को मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी ने मिलकर मेरा बहुत साथ दिया है। प्रशासन का इसलिए क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से केवल वक्त वक्त पे छुट्टियाँ ही मंजूर कर सकता है, बाकी पढ़ाई तो मेरा काम था, वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा मेरा सहयोग किया। मेरे सरपंच, मेरा स्टाफ, मैं अपने ब्लॉक के स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा हौसला हमेशा बनाए रखा। इतना भरोसा शायद मुझे खुद पर नहीं था जितना मेवात वासियों को मुझ पर था कि सर आपका यूपीएससी निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने मेवात ज्वाइन किया था 10 मई 2023 को, तो मैं एकदम ईमानदारी से ये कह सकता हूँ कि मेरे मन में बहुत अच्छी छवि नहीं थी मेवात के लिए, और इस बात को भी मैं स्वीकार करना चाहूँगा कि मेरा मन ये था कि काश जल्द से जल्द यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र ही हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे कान भर दिए गए थे कि मेवात तो पनिशमेंट पोस्टिंग है, ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ। तो थोड़ा सा
जो मैं सोच के आ रहा था वो बहुत पॉजिटिव नहीं था, मगर मुझे ये स्वीकारने में कोई असहजता महसूस नहीं हो रही है कि मेवात वासियों ने मेरा पूरा परसेप्शन ही बदल दिया। और आज मैं यूपीएससी मैंने क्लियर किया है और अब मुझे कुछ दिनों में शायद यहाँ से जाना भी है। तो वो एक मेवात के बारे में कहावत जो मैंने शुरू में सुनी थी कि आते हुए रोते हैं और जाते हुए भी रोते हैं, मैं उनमें एक और कड़ी मेरी भी आप जोड़ लीजिए। माशाल्लाह। देखो अर्जुन साहब, अच्छी बात कही और वाकई में ये सवाल मेरा होता भी, लेकिन मैं शुरुआत में एक तो बैकग्राउंड जी आपका, क्या परिवार में कोई जी आईपीएस जी इस तरीके से है, और कैसे हमारी जो शुरुआत हुई, कैसा हमारा ये मन बना कि हम जो है यूपीएससी की तैयारी करें, और हम कहाँ तक एजुकेशन की है, कौन कौन सी जगह जी जी जी। तो देखिए थोड़ा सा मतलब रोचक मैं कहूँगा मेरा बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा सा अजीब भी कह सकते हैं आप उसे। गाँव के नाम से मैंने जी मेरा जन्म हुआ है गांव चिड़खंडा, ज़िला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो मैं हूँ पहाड़ी, तो शुरू के लगभग 4 साल में उत्तराखंड ही रहा। उसके बाद मैंने अपनी जो क्लास 4वीं तक की पढ़ाई मैंने दिल्ली के सरिता विहार से करी। उसके बाद मैं 5वीं से लेकर 12वीं तक की मैंने पढ़ाई करी गाज़ियाबाद से। जहाँ तक मेरी फैमिली बैकग्राउंड का बात है तो मेरे पापा अकाउंट्स मैनेजर हैं, अभी प्राइवेट जॉब उनकी है, लगभग 30-31 साल उनको प्राइवेट जॉब में हो गए। मेरी माताजी मेरी गृहिणी हैं। गृहिणी को मैं शायद सबसे मुश्किल मैं कार्य मानता हूँ, क्योंकि पूरा घर वो संभालती हैं। और मेरी शायद जब मैं लाइफ में सबसे अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, पिछले 2-3 साल मेरे बहुत ही मैं कहूँगा फिज़िकल स्ट्रगल और मेंटल स्ट्रगल के गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण भी गुजरे हैं। कई जगह मैं बिल्कुल टूट सा गया था। तो उस वक्त मेरा परिवार के अलावा मेरा कोई था नहीं, जिसमें मैं अपनी माताजी को खासकर श्रेय देना चाहूँगा, अपनी बहन को खासकर श्रेय देना चाहूँगा। मेरी बहन मुझसे छोटी है, वो भी अभी इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक में वो नौकरी करती है पिछले 2 साल से। तो मैं बहुत ही, जैसे आप कह सकते हो मैं मिडिल क्लास भी कहूँगा ना अपने आप को, तो वो भी शायद थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी। मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे परिवार में जैसे मैंने सभी को पता है दूर दूर तक कोई ग्रुप सी नौकरी में भी नहीं है। मेरे मतलब 1-2 पीढ़ी पीछे भी जाएंगे ना आप, तो आपको कोई नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी में। तो मेरे परिवार में तो ये सोचना भी कि यूपीएससी देना है, निकलने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर ये आकांक्षा भी आ गई मन में कि यूपीएससी देना है, तो इसका मतलब वो अपने आप में उसको माना जाता था भाई इतना बड़ा मत सोच, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी है, तो हमारे बस की बात ही नहीं है। तो जब मैं कक्षा 8वीं में था तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला अपने पिताजी के थ्रू। तो मेरे पिताजी ने मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बताया, तो उस दिन से मेरे मन में थोड़ा सा रोचकता तो आ गई थी, यार इतना बड़ा एग्ज़ाम भी क्या एग्ज़ाम है, ये देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहा जाता है, सबसे मुश्किल एग्ज़ाम कहा जाता है। और मैं शुरू से मैं स्कूल टॉपर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक टॉपर ईगो नाम से एक चीज़ होती है ना, जो अहम होता है टॉपर का, यार इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो क्या हुआ, हम भी तो टॉपर हैं, देखते हैं क्या होता है, देंगे इस एग्ज़ाम को। तो उसके बाद फिर 8वीं क्लास से ही ये 8वीं क्लास से मैंने लगभग ये तय कर लिया था कि मुझे यूपीएससी देना है। लेकिन उस समय आप उसको जुनून के रूप में ये नहीं तब तक बना था, तब तक ये था कि हाँ एग्ज़ाम देंगे यूपीएससी का। उसके बाद स्कूल कर लिया जी, 10th क्लास टॉप कर ली, फिर 12th क्लास भी हमने टॉप कर ली। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो मेरा स्नातक हुआ वो हुआ मेरा SGDV खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने किया जी केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स करते करते भी मेरा कॉलेज में आके मैं एकदम दृढ़ निश्चय हो गया था मेरा कि मुझे यूपीएससी ही करना है। तो बेसिकली वहाँ से मेरा ये पक्का हो गया था कि मुझे यूपीएससी करना है। अब यहाँ पे रोचकता वाली बात ये है कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था हिंदू कॉलेज, मुझे मेरी मेरिट पे मिल गया था, क्योंकि कॉलेज टॉपर थे तो सीधा मेरिट पे एडमिशन मिल गया हिंदू कॉलेज। जैसा आप जानते हैं हिंदू कॉलेज पूरे देश में प्रख्यात कॉलेज है साइंस का, और मेरा ड्रीम कॉलेज था। जब मैं क्लास 12वीं में था तो मेरा ये ड्रीम कॉलेज था कि मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो बीएससी में तो नहीं मिल पाया, थोड़ा सा परसेंटेज कम रह गया था, उसमें 99% चाहिए होती थी उस समय, लेकिन मास्टर्स में मिल गया। पहला सेमेस्टर मैंने कर भी लिया पूरा और अच्छे से किया पहला सेमेस्टर। लेकिन 2017 31 दिसंबर वो तारीख थी, शायद उस तारीख को मैं कभी भूल नहीं सकता। पहला सेमेस्टर मेरा हो चुका था, मैंने एग्जाम दे दिए थे, लेकिन एक मन में आती है ना, कहीं से कुछ आई मन में, वो किसने डाली मुझे नहीं पता, शायद उसी को भगवान कहते हैं। मेरा ये आया कि बॉस ये नहीं करना, मास्टर्स में ना मैं कुछ करूँगा नहीं, ना मुझे आगे प्रोफेसरशिप करनी, ना मुझे आगे रिसर्च में जाना, ना मुझे आगे कुछ और करना, तो मैं
क्यों कर रहा हूँ? मैं अपनी जिंदगी के इतने कीमती 1.5-2 साल क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ? 31 दिसंबर 2017 को मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि बॉस मुझे मास्टर्स छोड़नी है। मुझे मना किया गया कि यार ये तो बेवकूफ़ी भरा फैसला है, हालांकि हम तेरे साथ हैं, लेकिन सोच ले, मास्टर्स कर ले फिर यूपीएससी कर लियो। दोस्तों को बताया, नहीं अर्जुन तुझे मास्टर्स कंप्लीट करनी चाहिए, 1.5 साल ही तो रह गया, कर ले, उसके बाद यूपीएससी कर लेना। मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना ये 1.5 साल फिर व्यर्थ लग रहा है, क्योंकि आगे जाके मैंने ऑप्शनल भी केमिस्ट्री नहीं लेना, तो मैं पढ़ूं क्यों केमिस्ट्री? मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस। और मैंने उस दिन, एक तरह से आप कहते हैं उसको, एक टर्म होता है इंग्लिश में लीप ऑफ फेथ, छलांग मारी जाती है अपने भरोसे पे। वो आज अगर मेरे पास ये सब चीजें ना होती ना, आज मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ कहलाया जाता पूरे समाज में कि देख तूने तो इतनी बड़ी गलती की, अच्छा खासा मास्टर्स हो रहा था, खामा खा तू सिविल सर्विस की तरफ आ गया, कुछ भी नहीं हुआ तेरे से। लेकिन फिर वही है, ऊपर वाला ने इज्जत रखी। और उस 31 दिसंबर 2017 और 16 अप्रैल 2024 ये एक लूप था जो मैंने उस दिन गांठ बांध के उसको बंद कर दिया। तो बीच में वीडियो कैसे बने? वीडियो जो ऐसे बने कि पढ़ाई शुरू करी मैंने लगभग 2018 के एंड से या 19 के आसपास से। यूपीएससी की पढ़ाई तो यूपीएससी शुरू की जाती है, स्टेट पीसीएस की तो पढ़ाई कोई करता नहीं। उसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करी, फिर उसके बाद आपको पता है जी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। एक बार मेरा प्रीलिम्स रुका, पहला स्टेज, क्योंकि शुरू से पता ही नहीं होता था क्या करना है भाई। मतलब आप ये सोचिए, मुझे सच में ये नहीं पता था कि कितना मुश्किल ये पेपर है। तो पहले तो मैंने बड़ा मौज मस्ती से पेपर दिया, तो जब प्रीलिम्स रुका ना तो तब झटका लगा, नहीं बॉस ये ऐसा नहीं कि आप स्कूल टॉपर हो, कॉलेज टॉपर हो तो यूपीएससी निकाल लोगे, नहीं, आपको कुछ और ही इसके लिए लेवल की मेहनत चाहिए और कुछ और ही लेवल की पढ़ाई चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि बीच में कोविड आ गया, 1.5 साल पूरा कोविड ने बर्बाद किया। खैर उसको तो चलिए पूरी दुनिया का बर्बाद किया, हमारा ना कोई एग्जाम हुए ना कुछ हुए। उस कोविड के समय में जरूर मैंने एक, आप कह सकते हैं कि एक निरीक्षण किया खुद का कि मुझे यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी देने चाहिए। स्टेट का, एक राज्य का सबसे बड़ा पेपर होता है पीसीएस एग्जाम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो अपने गृह राज्य है जहां मैं 18 साल से रह रहा हूँ, यूपी और हरियाणा, साथ दूं। तो मैंने 2022 का फॉर्म भर दिया हरियाणा पीसीएस का, और यूपीएससी तो भरा ही हुआ था, और 2022 से ही मैं भरने शुरू कर दिया मैंने यूपी पीसीएस का भी, उत्तर प्रदेश का भी। उसके बाद हुआ क्या कि मेरा 2023 में फरवरी में हरियाणा का रिजल्ट आ गया और मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। और वीडियो की वैकेंसी थी 48 वैकेंसी, और 48 वैकेंसियों में मेरा टॉप मोस्ट मार्क्स था वीडियोस में। पहली पोस्टिंग यही थी, पहली पोस्टिंग। उसके बाद अप्रैल से, मुझे देखिए तारीख भी मुझे क्यों याद है, क्योंकि वो तारीख में मेरी जिंदगी बदली है। अप्रैल 17 2023 की रात को पोस्टिंग आई, अर्जुन सिंह मनराल, नगीना, मेवात। मुझे तब तक पता भी नहीं था कि नगीना कोई ब्लॉक भी है, मेवात। और मुझसे प्रेफरेंस मांगी गई थी, 10 जिले दो जहां आप पोस्टिंग चाहते हो, और वो 10वां जिला भी मेरा अंबाला था। अगर मुझसे 22 मांगते ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कोई झूठ नहीं, 22वां होता मेवात। क्योंकि तब तक मेरे मेवात के लिए जो मेरा परसेप्शन था कुछ और ही था। मतलब ये था कि अगर आप मुझसे मांगोगे प्रेफरेंस लिस्ट तो मेवात तो आखिरी होगा। अगर अब पूछा जाए तो अब पूछा जाए, मैं बोल रहा हूँ आपको, अब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि यूपीएससी मेरा हो गया है। अगर ऊपर वाले का कर्म रहा तो अगले 1.5 साल में जब पोस्टिंग होगी, काश हरियाणा हो, फिर मेवात तो हम खुद आ जाएंगे, कोई बात नहीं, हरियाणा में मिल जाएगा हमको कैडर किसी तरह। अच्छा, ये जब बात आई जी, पहले के आपने एग्जाम दिया जी, एसपीएस में हरियाणा में, बिल्कुल, पहले एग्जाम जी बिल्कुल। अब आपको यूपीएससी का भी एक तरीका मालूम हो गया कि ये आसान क्या नाम है एग्जाम नहीं है, बहुत जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब आप एज ए वीडियो दो जी, चीजें हैं जी, शायद आपने सोचा होगा एज ए वीडियो जी, मैं यूपीएससी की आसानी से कर लूंगा, जी लेकिन कुछ फाइनेंशियल भी फायदा होगा, वैसे भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल लेकिन आपने देखा होगा टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिला होगा। बिल्कुल तो आखिर कैसे तैयारी की आपने? बिल्कुल। आपका तो मेन जो टारगेट यूपीएससी था जी। क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 10 मई 2023 को, तो मैंने जब पहले दिन ही जब मैं अपने उपायुक्त महोदय से मिला, मैं अपनी डीडीपीओ मैडम से मिला, तो उन दोनों की तरफ से मुझे एक ही संदेश था कि आप वीडियो तो आप हैं, आप बिल्कुल यहाँ अच्छे से नौकरी करिए, कोई यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, प्रशासन पूरी तरह आपके साथ है, मगर आपका लक्ष्य होना चाहिए यूपीएससी। इसीलिए मैं प्रशासन का क्यों बार बार तहे दिल से धन्यवाद क्यों करता हूँ, अपने डीसी साहब का, अपनी डीडीपीओ मैम का स्पेशली, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी एज वीडियो ट्रीट भी नहीं किया। मतलब वो ये हमेशा मानते थे कि इसका तो यूपीएससी होगा, तो अपनी तरफ से वो मुझे हमेशा से कहते थे, अर्जुन हम छुट्टी ही दे सकते हैं तुम्हें,
तुम छुट्टी जब मांगा हम तुम्हें देंगे, बाकी पढ़ना तुमने, लेकिन यूपीएससी एग्जाम तुम्हें निकालना किसी तरह। मैंने कहा मैम आपकी भरोसे पे मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि मैं खरा उतरूं। और फिर जब परसों मैंने डीडीपीओ मैम से कॉल पे बात की तो मैम भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैम को भी पता है 1 साल से मैम भी लगातार मैम की मैं टच में हूँ। एक एक स्टेज जब हुआ, जब प्रीलिम्स हुआ तो मैम से बात हुई, मेंस हुआ तो मैम ने पूरा रिव्यू लिया मेरा, कौन सा एग्जाम कैसे हुआ, क्योंकि मेंस बड़ा लंबा पेपर होता है, लगभग 10 दिन चलता है, वो 7-8 सब्जेक्ट होते हैं उसमें। फिर इंटरव्यू से पहले भी मैम ने मुझे गाइड किया, डीसी साहब ने मुझे गाइड किया, और इंटरव्यू के बाद कैसा हुआ। तो आप ये मान के चलिए टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन प्रशासन का बहुत बहुत मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हर किसी के नसीब में ये नहीं होता। शायद मेरे नसीब में मेवात इसीलिए था क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे साथी और भी साथी थे मेरे, जो साथी मेरे यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे, जिनको बहुत मुश्किलें हुई। अच्छा तो एक बात बताओ जी, चलो 553 शायद नीति है जी, अभी आईएएस के लिए तो शायद ना जी, है। बिल्कुल बिल्कुल IAS बिल्कुल के लिए ना है, बिल्कुल 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 लेकिन ठीक है कि बिल्कुल। आप जो है एडिशनल कमिश्नर वगैरह बिल्कुल बिल्कुल आ बिल्कुल जाएगी जो है, आ जाएगी। लेकिन क्या फिर भी टारगेट आईएएस आईपीएस का है? जी देखिए, अब क्या है ना कि ये आकांक्षाएं जो है मरती ही नहीं है इंसान की, तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। ये तो देखिए मैं भी अभी पूरी कोशिश अपनी रहेगी। हाँ, ये मैंने ये डिसाइड जरूर नहीं किया है कि इस साल करूँ या अगले साल, क्योंकि देखिए अब एक साथ चीजें, इतनी सारी चीजें हो गई, तो शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि इस साल अपना आराम से अपना मतलब इस लम्हे को भी जिया जाए, क्योंकि ये लम्हा भी बहुत सालों बाद आया है और ये नसीब वालों को मिलता है। मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जी केवल और केवल मेहनत, बिल्कुल मेरी मेहनत थी, लेकिन ये मेरे नसीब में था इस साल, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपने जो कहा कि क्या इससे ऊपर कोई, तो जी बिल्कुल उम्मीदें नहीं मरी हैं और कोशिश भी नहीं मरी है, कोशिश भी जारी है, एफर्ट्स भी जारी हैं, और आप सबकी दुआओं से हो सकता है आपको इन नियर फ्यूचर आपको एक पोस्ट और ऊपर ही मैं मिलूं, क्योंकि फिलहाल आईआरएस में हो जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें दो भी, क्योंकि वीडियो जैसा नहीं होगा, बिल्कुल तो आपको टाइम भी मिलेगा, बिल्कुल 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 एज ऑफिसर, बिल्कुल। एंड प्लस में सबसे बड़ा फायदा क्या है जी, लगभग 1-1.25 साल ट्रेनिंग है, तो उसमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, प्रॉपर टाइम बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है जी। इसमें, ठीक है कि हम दुआ करते हैं कि आपको आईएएस में जी नंबर आए, कम से जी कम आईपीएस में। जी 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 लेकिन जो अब मेवात में आए हैं, जी एक तो ये कि मेवात के बारे में आपको पहले कान भरते गए थे, मेवात ऐसा है वैसा है ये है, और कुछ समय क्योंकि आपको लगा भी होगा, हर आदमी को आप उस नजर से देख रहे होंगे यार ये आदमी गलत तो नहीं है, कुछ समय तो आपको मेरे ख्याल से कम से कम 4-5 महीने आपको ये समझ में लगे होगा जो मुझे बताया गया तो उसका उलट है। उसके बाद फिर आप रिपीट हुए होंगे, नहीं यार इनसे मुझे बिल्कुल और इनको अपने दिल की बात मुझे बताना चाहिए, वहां तक भी आए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखा है आप भोले लोग हैं जी, और कोई भी बात हो तू तड़ाके से बोल पाता है, बिल्कुल तो शायद आपको शुरू में लगा होगा तू तड़ाके से बात करते हैं, बाद में समझ में होकर मेवात किया है तो फिर आपने उनको साथ में शेयर कर लिया होगा, जैसा इलाका है वैसे भाषा होगा। लेकिन आप यहाँ एजुकेशन, यहाँ विकास, यहाँ ये चीजें बिल्कुल नहीं है। दो चीजों में मैं आपका फोकस चाहूंगा, एक तो यहाँ एजुकेशन बहुत कम है, और जो यूपीएससी है तो यूपीएससी की तरफ जो लड़के जाना चाह रहे हैं उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या खास तौर पर ध्यान, क्योंकि आपने जो अपना स्ट्रगल बताया है, एक आपने बताया कि मेरा टॉपर होना 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज तक होना, वो मेरा हौसले को बढ़ाता रहा, बिल्कुल मुझे अब यूपीएससी में करना है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि वो उनका गाइडेंस करने वाला नहीं, जैसे आपका नहीं था, लेकिन आपका टॉपर होना वो आपको गाइड कर गया। और इधर बहुत से ऐसे होते हैं कि उनको गाइड नहीं करते, तो गाइड कैसे किया जाए, क्या उनको शुरुआत करनी चाहिए, घबरा जल्दी जाते हैं यार मेरा ये हो गया वो हो गया, तो क्या क्या कहेंगे उनके लिए? एक तो एजुकेशन पे पहले इंतजाम लेते हैं जो बच्चे यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, जो भी यूपीएससी की तरफ जो जाना चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि यूपीएससी दें। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा सभी को, उन सभी अभ्यर्थियों को जो यूपीएससी देना चाहते हैं, चाहे वो इस साल दें, अगले साल दें या नियर फ्यूचर में देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि इंसानी हौसले से बड़ा कुछ नहीं है, यूपीएससी भी नहीं है। ये मुझे भी लगता था जब तक मैंने यूपीएससी नहीं निकाला था। अब यूपीएससी निकाल दिया है ना, अब लगता है यार निकाल तो दिया, ठीक है, अगर देंगे एक बार और देंगे, कुछ मार्क्स और रैंक की इंप्रूवमेंट हो जाएगा और, लेकिन निकाल दिया यूपीएससी। तो सबसे पहले मैं अपने मेवात के सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है इंसान का हौसला। अपने दिल में पहले ये मान के चलिए कि मैं यूपीएससी कर सकता हूं, सबसे पहले तो। दूसरी चीज, अच्छा केवल मानने से भी नहीं होता जी, ये बात भी है, ये तो देखो फिल्मी डायलॉग हो गया, लेकिन हाँ ये जरूरी है क्योंकि देखिए मानसिक रूप से आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है।
दूसरी चीज क्या है कि जो प्रैक्टिकल चीज है वो ये है कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैं बिल्कुल हवा हवाई बात मैं उनमें से नहीं हूं, मैं अफसर भी वैसा नहीं रहा, मेरे सरपंच बताएं, इस बात की तस्दीक करेंगे, और मैं इंसान भी वैसा नहीं हूं जो आइडियल या जो बड़ी क्या बोलते हैं आदर्शवादी बातों में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, जैसे कि जी मेहनत करो हो जाएगा, नहीं होता जी। आजकल हार्ड वर्क नहीं चाहिए, आजकल स्मार्ट वर्क चाहिए। हार्ड वर्क तो जी देखिए हर कोई कर लेता है, रट्टाफिकेशन को ये बोल दे कि सर मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूं, क्या मेरा यूपीएससी हो जाएगा, मैं सीधा बोलता हूं नहीं होगा, सीधा। वो उसको बुरी लगती है, तो सर आप तो ऐसा बोलते हो, मैं कह रहा हूं मैं ये सही कह रहा हूं, 10 घंटे पढ़ के नहीं होगा, तेरा 6 घंटे पढ़ के भी हो जाएगा, लेकिन तू क्या पढ़ रहा है वो मैटर करता है। तो यूपीएससी में सबसे बड़ी बात है आजकल जो यूट्यूब से लेकर जो कोचिंग माफिया जिसको मैं कहता हूं कि जी बिल्कुल ये पढ़ो वो पढ़ो, हमारा कोर्स ले लो, ये कर लो, लाखों का ये है। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी में, मैं अभी सभी अभ्यर्थियों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या नहीं पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में पूरा कमरा भरा हुआ है किताबों से, सब पढ़ो सब पढ़ो सब पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बॉस ये नहीं पढ़ना। तो सबसे पहली बात जो इस वक्त 8वीं में है, 10वीं में है, 11वीं या 12वीं, इसके बाद उनको तय करना है कि आगे जाके किस ग्रेजुएशन किसमें करनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन तय कर देगा उनका यूपीएससी करना नहीं करना। तो सबसे पहली बात तो जी आपको ये तय कर लें कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स को लेने में ना घबराएं। कई बार ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत भावना मतलब एक मार्केट में ही फैली हुई है कि जी आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो यूपीएससी में बहुत फायदा देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना टेक्निकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस साल का जो टॉपर है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उसका तो नहीं था कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो अपने आप पे ट्रस्ट करें। अगर आपकी साइंस अच्छी है आप बिल्कुल अपने आप को बैक करें, मैं इसी में ग्रेजुएशन करूंगा, मैं इसी में बीएससी करूंगा और मैं यही ऑप्शनल लूंगा अपना। तो सबसे पहली बात तो मैंने कई बच्चे देखे जो अपना ऑप्शनल बदलते हैं साइंस स्ट्रीम से होने के बाद। अगर आपको अपने पे ट्रस्ट है कि नहीं यार मैं ना इस ऑप्शन में बहुत ही बेहतर कर सकता हूं, तो अपने आप को बैक करो, अपने आप को 10वीं में बैक करो, 12वीं में भी वही सब्जेक्ट लो और ग्रेजुएशन भी उसी से करो। सबसे पहले तो यह। दूसरा, मैं सभी अभ्यर्थियों के माँ बाप को ये एड्रेस करना चाहूंगा इस पॉइंट को, अगर वो मेरा ये इंटरव्यू सुने, तो अगर आपका बच्चा या बच्ची यूपीएससी की तरफ जाना चाहता है तो सबसे पहली बात तो आप उसके फेलियर को कृपया करके देखिए। ये एग्जाम सबसे बड़ी चीज जो इसने मुझे सिखाई है वो सिखाया पेशेंस, वो सिखाया है कि जब जो चीज इंसान चाहता है वो उसको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं यूपीएससी कर रहा हूं, कौन बच्चा है जो यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में सीधा रैंक 1 नहीं चाहेगा, लेकिन मिलेगा नहीं आपको। तो जब मैं ये माँ बापों को से ये कहना चाहता हूं, जब उस पीडीएफ में आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा ना, उसी दिन आपके बच्चे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस दिन मत डांटना उसको कम से कम। बस ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। और अगर आपको दिखे आपके बच्चे में कि हाँ ये इसमें लगन है, इसको करने दो, तो उसको कम से कम मेरा ये मतलब सजेशन है कि शुरू के 2 साल उसको बिंदास दे दो। क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूंगा पूरी जिंदगी यूपीएससी को दे दोगे, ये बड़ा भंवर है, इसमें फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इसको हमेशा ऐसा बैकअप ही रखो, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल तो ये एग्जाम मांगता है और उतना दिया जा सकता है। मैंने भी दिया था, मैंने उसी के बाद एचसीएस और यूपी पीसीएस किया और दोनों मेरे क्लियर हुए। लेकिन वो दोनों मेरे कब क्लियर हुए? जब मेरा यूपीएससी का पूरा बेसिक्स क्लियर था। मैंने यूपी के लिए कुछ खास नहीं पढ़ा, मैंने हरियाणा के लिए कुछ खास नहीं पढ़ा, दोनों के दोनों पेपर मेरे निकले यूपीएससी की वजह से, और उसके बाद मेरा यूपीएससी भी निकल गया। देखिए आप। अच्छा एक चीज है, क्लियर कर लेते हैं जी, लेकिन इंटरव्यू में जाकर पूछा जी जी वहाँ काफी बेटे गए हैं जी, हमारे मेवात में कई है कि इंटरव्यू जाके रहेंगे। हाँ बिल्कुल। आखिर इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए जो हम इंटरव्यू को, क्योंकि वो भी खवा है, पता कौन सा सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर किस तरह की क्या करंट अफेयर्स पे पूछे जाते जी हैं, जी जी, थोड़ा सा जो बिल्कुल बिल्कुल। मैं ज्यादा डरते हैं, चलो मैं क्लियर कर लिया, लेकिन यहाँ आके वो फंस जाते हैं, हम क्या करें, कैसे करें? जी देखिए, इंटरव्यू का तो हवा तो था, जब तक मैंने भी नहीं दिया था तो मुझे भी लग रहा, क्योंकि उसमें यह था कि मेरा पहला इंटरव्यू था ये, और पहले में ही ईश्वर की कृपा रहेगी पहले ही इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। जब 4 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था 2024 को, तब तक तो यह हुआ था कि भाई यूपीएससी के पैनल के सामने जाते ही टांगे कांपने लग जाएंगी, दिल मुंह में आ जाएगा, बोला नहीं जाएगा, और ऐसा वाकई होता तो है। पैनल में 5 लोग होते हैं, 5 सीनियर आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, कोई रिटायर्ड होता है, कोई कैबिनेट, कोई सेक्रेटरी होता है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी, उस लेवल का, मतलब वो पैनल मोस्ट एस्टीम्ड पैनल होता है पूरे देश का।
आपको उनके सामने बैठना होता है। तो मैं जब सबसे मुश्किल वक्त होता है इंटरव्यू का, इंटरव्यू सबसे मुश्किल वक्त, क्योंकि आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है इंटरव्यू का। जो 10 मिनट वो आपको बाहर बैठाते हैं ना, वेटिंग रूम के बाहर, कि सर आपका नंबर आने वाला है, वो 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल 10 मिनट थे। इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, कोई टेंशन नहीं। जब उन्होंने कहा सर यहाँ पे आप बैठ जाओ, ये हम 4 जनवरी को सबसे ज्यादा ठंड भी थी, सर ये हीटर चला रहे हैं, आप हीटर के सामने बैठ जाओ और लगभग 10-1 मिनट में आपको घंटी देके बुला लेंगे। मैंने कहा भाई ये 10 मिनट नहीं बीतने वाले मुझसे, और वो 10 मिनट में आपको सच बता रहा हूँ, वो 10 मिनट मुझे 1 घंटे लगे, वो बीत ही नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था जल्दी से वो घंटी बज जाए, ऊपर ग्रीन लाइट हो और मैं अंदर जाऊं, वो बीत ही नहीं रहे। बीच में चाय पानी आपको दिया जाता है, मैंने कहा भाई कुछ मत दे मेरे को, मैं बस अंदर जाऊंगा, बाहर आऊंगा, उसके बाद ही कुछ लूंगा। ठीक है सर आप एकदम रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, रिलैक्स कहने की बात है, लेकिन रिलैक्स तो मुझसे हुआ नहीं जा रहा, इतना तेज दिल धड़कता है उस समय ना। घंटी बज गई, हरी बत्ती, अर्जुन सिंह मंडाल आ जाइए। अच्छा, अब जैसे एंट्री करी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं, अब तो देखिए सिलेक्शन हो गया तो झूठ क्या बोल रहा हूं। जैसे रूम में एंट्री करी, मेरा दिल बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल कोई कंपन नहीं। मतलब वो जो मैं कह रहा हूं ना, ये बिल्कुल लिखा था मेरा वो सिलेक्शन होना। जैसे बैठे, बिल्कुल वहां बैठ गए, आराम से बैठे। जो हमारे चेयरमैन साहब थे, डॉक्टर दिनेश दास का बोर्ड था मेरा, तो उन्होंने बैठाया, उन्होंने कहा अर्जुन इसको एकदम घर की तरह समझो, बातें करनी है हमने, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब आप देखिए मेरी किस्मत देखिए, और ये मतलब नसीब देखिए, और मेवात देखिए कि मेवात में क्यों बोलता हूँ कि मेवात मेरे नसीब में था, और इसी ने मुझे यहाँ यूपीएससी निकलवाना था। 5 में से जो 1 मेंबर थे वो मेवात में ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड में काम कर चुके थे। माशाल्लाह, सबसे ज्यादा। अब आप सोचिए, मतलब इससे ज्यादा किस्मत, मतलब सबसे ज्यादा एजुकेशन के विकास के जाके समय आप एज ए बिल्कुल, मतलब आप ये सोचिए, ये बहुत ही, इसका चांस तो हो ही नहीं सकता जी कि रैंडमली एक पैनल बैठता है, वो रैंडम पैनल होता है, आपका इंटरव्यू किस पैनल पे आएगा ये उस सुबह तक उन यूपीएससी को नहीं पता होता, छटनी होती है। मेरा पैनल था पैनल नंबर 7 पैनल पे बैठे थे वो डॉक्टर दिनेश दास, उसमें एक मेंबर थे जिन्होंने मेवात में काम किया था, एंड वो ब्लॉक नगीना को भी जानते थे। मैंने कहा सर मैं नगीना का ही वीडियो हूं तो वो स्माइल होगी उनके चेहरे पे। अब 10 मिनट इंटरव्यू के होली है, उसके बाद जब 10 मिनट इंटरव्यू के हो गए, थोड़ा बहुत हमारा आपको पता है पंचायत पे क्वेश्चन होने लग गए। उसके बाद सरपंच और बीडीओ का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा है, ये कीवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, उसका मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद विकसित भारत, उसमें आपको पता होगा बीच चल रहा था प्रोग्राम, वो उनको खबर थी, तो मैंने उनको विकसित भारत के बारे में बताया। मैंने उनको ये बताया कि हम स्पेशली ब्लॉक नगीना क्या स्पेशल कर रहा है। उसके बाद वो उस पर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ठीक लगा। उसके बाद उसमें एक लेडी मेंबर थी, तो लेडी मेंबर ने विमेन रिलेटेड इश्यूज पे काफी कुछ पूछा। उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आज भी सरपंच पति कल्चर है, आज भी सरपंच पिता कल्चर है, उन्होंने उस पर काफी कुछ प्रकाश डाला। तो जब बीच 10-12 मिनट हो गए थे, तो जो जिन्होंने मेवात में काम किया था उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा अर्जुन मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने कहा जी सर। बोला कि आपके जवाब से लग रहा है कि आपने ग्राउंड पे काम किया है। मैंने कहा सर जी बिल्कुल, मतलब मैं इस बात को मुझे एडमिट करने में कोई वो नहीं है कि मैंने ग्राउंड पे ही काम किया सर। ऑफिस में तो मेरा बैठना ही नहीं हो पाता, पूरे दिन में आधे घंटे नहीं बैठता अपने ऑफिस में। तो कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, हम एक्चुअली आपके जैसे अफसर का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली अभी तक जितने भी आ रहे हैं ज्यादातर प्राइवेट जॉब्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर ज्यादा आए हुए हैं, हम एक एडमिनिस्ट्रेटर का वेट कर रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा, जैसे आपको पता होगा नूह में राइट्स हुए थे जुलाई अगस्त में, तो उन्होंने प्रॉपर हार्ड कोर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फिर उसमें मनरेगा भी आई, उसमें राइट्स आए, उसमें पंचायत कैसे फंक्शन कर रही है, उसमें ब्लॉक के इश्यूज आए, उसमें फंड क्रंच के इश्यूज आए, मतलब प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना। फिर उसमें एक टेक्निकल विंग से भी एक थे एक पैनल, तो उन्होंने मतलब एसडीओ और वीडियो के रिलेशन पे पूछा क्वेश्चन। एक मनरेगा का फ्रॉड रिलेटेड एक सिचुएशन बनाई, उस पर मुझसे पूछा कि बताओ आपके हिसाब से इसमें कौन दोषी है, तो उस पर अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करोगे आप। फिर एक केस बनाया उन्होंने कि जो मतलब ऑफिस में केस हो गया है, किस तरह से फाइल चलेगी आपकी। उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ब्लॉक लेवल पे कैसा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा होता है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आपका एग्जैक्ट आप किसको रिपोर्ट करते हो। तो मतलब प्रॉपर ब्लॉक लेवल और मेवात पे क्वेश्चन। और मतलब ये माना जाए
आपके 100 में से 60 सवाल जो है, 60 नंबर तो मेवात से रिलेटेड। मैं तो यही कहता हूँ जी, मैं पूरे ब्लॉक में यही तो मैंने आते यही तो कहा कि 60 से 65% इंटरव्यू मेरा केवल ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की पोस्ट और मेवात पे होगा, और मैं इससे ज्यादा लकी अपने आप को मान नहीं सकता। अच्छा, क्या ये सवाल भी आज तक मेवात के लोगों के बारे में? जी बस मैं यही मैं कहने वाला था। मुझे, मैं बताता हूँ आपको, एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे एक तरह से गुगली फेंकी, सीधा मुझसे क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगा शायद कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, डू यू फील सेफ इन मेवात? तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक सेकंड के लिए वो हो गया कि मतलब क्या आप मेवात में सुरक्षित महसूस करते हैं? तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि सर, मेरी जो परसेप्शन थी मई 2023 में और आज जनवरी 2024 चल रहा है, एक होता है सर मीडिया परसेप्शन और एक वर्ड होता है ग्राउंड रियलिटी। ये वही बता सकता है जो मेवात में प्रेजेंटली काम कर रहा हो, और मैं ये, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मेवात कोसों दूर है उस मीडिया की बातों से जो हमें बताई जाती है। मई में मैं भी इसी संकोच से आया था, तो वो थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि वो इस तरह से शायद जज कर रहे होंगे कि एक जगह है जिसके बारे में क्या कोई अफसर ऐसी सोच रखता है नहीं रखता। तो मैं फिर उसके बाद वो नूह दंगे पे भी आ गए थे, तो नूह दंगे पे थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल हुए हमारे, किस तरह से प्रशासन ने हैंडल किया था, उस पर भी सवाल हुए। फिर उसके बाद बाकी सवाल मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड और मेरे उत्तराखंड वगैरह से, वहां से कुछ सवाल। अच्छा, इसके अलावा जी, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के अलाउंड भी उससे ज्यादा सवाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप वीडियो है तो आप वीडियो से बिल्कुल वो है, ये भी समझना होगा कि वीडियो पीएससी का इंटरव्यू देना चाहता है कि अगर आप कृषि से संबंधित है बिल्कुल, तो आपको सबसे ये माना जाए कि उसको कृषि से संबंधित जो है उसको तैयारी करके जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारी तो अधिकारी के तौर पर तैयारी करके जानी चाहिए, लेकिन ये तो चलो हो जाता है। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल के किस तरीके से सवाल होते हैं? जी, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले इंटरव्यू की जो सबसे बेसिक डिमांड है उसका नाम इंटरव्यू होता भी नहीं है जी। अच्छा। उसका नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अच्छा। और इसके नाम में ही उसका पूरा राज है, पर्सनैलिटी। आप यूपीएससी निकालने लायक हो या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। अफसर बनने लायक हो या नहीं, वो पैनलिस्ट और कुछ नहीं देखता। तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि आपके 2 सवाल गलत हो गए, वो तो मैंने भी 2 सवाल या 3 सवाल मैंने भी सॉरी बोला, क्योंकि आप, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 35 मिनट में वो लगभग 35 सवाल पूछेंगे। ये लगभग नामुमकिन है कि आपको सभी सवाल आते हो। लेकिन जो आपको सवाल नहीं आते उनका भी जवाब आप किस तरह से देते हैं, सॉरी सर, ये मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, मैं इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ूंगा। या आपसे सवाल पूछा और आपको नहीं आया और आप घबरा गए, तो घबराना ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। अच्छा जी, यही पर जैसे आदमी सवाल करता है जी, तो फिर आपने कहा कि भैया नहीं आता जी, तो वो आपने जवाब भी दिया, जज करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या कुछ सवाल ऐसे भी किया जाता है कि ये एंग्री हो या क्या नाम है, कुछ डिमोशन हो, या ऐसा कुछ ऐसे भी सवाल करते हैं कि इसकी जो पर्सनैलिटी वाली बात बताई जिससे को पता चल जाए कि कहीं झगड़ा हो गया या उसका मैं समझ गया जी। मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन था कि क्या आप मेवात में सुरक्षित महसूस करते हो, ये क्वेश्चन प्रॉपरली इसीलिए पूछा गया था कि जवाब जानना था कि क्या जवाब आता है सामने से। यस नो में उनका बिल्कुल, क्योंकि एक जगह मेवात की बात है, मेवात आपको पता है पर्टिकुलर थोड़ा सा, मतलब मेवात से बाहर वो किस तरह से, मैं उसको कहूंगा इनफेमस है, वो है ना, फेमस तो नहीं है, इनफेमस है। तो जब ये सवाल पूछा ही इसीलिए गया कि किस तरह का जवाब आता है। सेकेंडली, जब आप दंगे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो तो उस पे भी अफसर का जवाब से पता लग जाता है कि जब ये किसी फ्यूचर में किसी इस चीज को हैंडल करेगा तो ये किस तरह से हैंडल करेगा। दूसरी बात, आपसे जब करप्शन पे क्वेश्चन पूछा गया सिचुएशन बेस्ड पे, कि पूरा सिचुएशन बनाई गई मेरे सामने, एसडीओ, बीडीओ, जेई का पूरा रोल दिया गया कि ऐसा ऐसा हो गया, मनरेगा से ये हो गया, 2 बार पेमेंट, सेम काम की 2 बार पेमेंट निकाल ली गई, उसमें बीडीओ की भी साइन थे। अब आप बताओ कैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे? तो उससे भी पता चलता है कि अफसर अपने पे चीज लेता है या दूसरे पे चीज डालता है। तो एक हमारे टर्म्स में वो एक वर्ड होता है हमारी फ्रेटर्निटी में, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, OLQ। तो ये सारे सवाल केवल ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाले से ही पूछे जाते हैं, ये जज करने के लिए कि क्या इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। क्या मैं राइट, ये मैंने जो कहा जी, क्योंकि खासतौर पे आपके बहुत सारे जो यूपीएससी तैयार करने वाले जी, क्योंकि जैसे आपने ऑफिसर थे जी, तो ज्यादातर जो टाइम निकला वो लगेगा मेवात से, बिल्कुल
जाहिर है कि जहाँ रहोगे तो वहाँ से संबंधित, चाहे अगर उनको ये पता नहीं होगा कि मेवात के जो है जोधपुर जिला की जो इमरती मशहूर है, तो शायद वो आपसे सवाल कर लेते कोई सबसे मशहूर क्या चीज है। मतलब अगर आप आगरा के होंगे तो आगरा का पेठा के बारे में कहने का मेरा मतलब ये है कि, लेकिन जैसे अभी फिर मैंने कहा दोबारा से एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ। खासतौर पर मैंने कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे, अब वो आदमी ज्यादातर ये सोचेगा यार मुझे ऑफिसर लाइन की, मुझे वीडियो लाइन की, लाइन की, तो उसको किस बात पे ध्यान रखने की ज्यादातर सवाल उसको किस फील्ड से पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज्यादातर इंटरव्यू आपका ऑप्शनल बेस्ड होता है। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, तो मुझसे, और मेरा पूरा नाम है उस ऑप्शनल का पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो मेरे से इजराइल और उस समय चल रहा था फिलिस्तीन का पूरा एकदम मामला गर्म हो रखा था, उसमें बीच में रशिया और यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट था, तो मेरे से मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वही है और उस समय करंट अफेयर्स भी चल रहा है, तो वो तो बनता था पूछना। तो मैं यही अभ्यर्थियों को ये कहूंगा कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, लेकिन उस 1 साल में भी मैं 6 महीने को ज्यादा प्राथमिकता दूंगा। जो जैसे, तो मैं जनवरी में मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने लगभग जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स, जो देश में बड़े बड़े मुद्दे, जैसे उस समय मान लीजिए कोई इलेक्शन रिलेटेड कोई मुद्दा, कोई चुनाव रिलेटेड कोई मुद्दा, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया हो जिससे कि सरकार या विपक्ष पे कोई बहुत गहरा असर पड़ रहा हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आपको पता होना चाहिए। कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसा चीज हो गई हो जिससे कि आपको ये लगे कि बॉस ये पूछा जा सकता है। हाल ही में क्या नाम है उसके आदमी मरे हैं, कमांडर वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईरान के उस पर हमला किया उसने। 4 महीना पीछे आएगा तो शायद, अगर मान लीजिए हमला 2 महीने पहले हो जाता, तो उस समय जो इंटरव्यू देते उनसे 100% पूछा जाता। तो बस ये बात है कि आपको, मतलब यूपीएससी में आपको बताऊं, यूपीएससी कुछ नहीं डिमांड करता। आपने एक होगा जी कि ये पढ़ना चाहिए, ये ना पढ़ना चाहिए, किताबों से ये भरा है, तो खास तौर पे ये सवाल जी कि हमको किधर ध्यान देना चाहिए, तो किताबों पे नहीं, बाकी जो हम ये चाहे कि हम मेन क्लियर कर लिया, क्लियर कर लिया, तो किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप इंटरव्यू क्या पूछ रहे हैं? नहीं, दोनों पढ़ाई पे भी, हम मेन कैसे क्लियर करें, मेंस कैसे क्लियर करें, उसके बाद इंटरव्यू का ज्यादातर हम आगे हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए तो देखिए, उसके तो देखिए सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं, वो तो मैं मतलब आपको पूरा बुक्स की लिस्ट में बिल्कुल दे सकता हूं जैसे उसमें, लेकिन ये जरूर है कि मैं एक टिप जो देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए किताब की लिस्ट हमारे बीच में शायद कोई यूपीएससी एस्पिरेंट भी बैठे हैं, मुझे दिख नहीं रहे, चलेगा क्या से? तो यूपीएससी में, क्योंकि किताबों का तो सबको ज्ञान है कि कौन सा सब्जेक्ट की कौन सी किताब पढ़नी है, मैं बस ये बताना चाहूंगा कि वो पढ़ना कैसे। तो जैसे मान लीजिए एक हमारा टॉपिक है जो यूपीएससी में जरूर पूछा था, 1857 की क्रांति, सब पढ़ते हैं, तो बात यह है कि उसको पढ़ें कैसे। तो मेरा ये सजेशन रहता है बच्चों को, मैंने इससे पहले भी कई बच्चों को टिप्स दी है या सजेशन किया, उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग करें। तो मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट उठाइए, उसका एक विषय उठाइए और अपने हाथों से A4 शीट में आधे पेज के नोट्स बनाइए। किसी के नोट्स कॉपी नहीं होने चाहिए, किताब पढ़ो, 1857 की क्रांति खुद पढ़ो, और वो 2-3 पेजों की वो टॉपिक है, लेकिन आप उसको 5 लाइनों में खत्म कर दो, केवल 5 लाइनों में, और उस 5 लाइन को रट डालो, बिल्कुल रिवाइज कर लो 2 बार। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे उसका क्या नाम है, अलजेब्रा का, जैसे वो बोलते क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, और ये हर टॉपिक पर करना है। ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट है, हर टॉपिक का टॉपिक लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, सिलेबस देखिए और टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। और नोट्स मेरी तो यही सजेशन है कि अपने हाथों से खुद बनाइए, सेल्फ मेड नोट्स से अच्छा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता कि किसी के नोट्स देख, क्योंकि देखिए हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग है, जो मेरे लिए काम कर गई वो जरूरी नहीं है कि वो इनके लिए काम कर जाए। अच्छा, कई चीजें हैं, जैसे एग्जाम हुए हैं जी, उनकी किताबें आ रही हैं, सवाल क्या जी जी किस तरीके से जी, तो क्या उनको भी रिपीट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा यूपीएससी के लिए, या बल्कि मैं यूपीएससी उसमें मैं स्टेट पीसीएस भी जोड़ता हूँ। कोई भी एग्जाम के केवल 2 ही जो कहते हैं होली बुक्स होती हैं। पहला उस एग्जाम का सिलेबस, जो कि हमें वेबसाइट में मिल सकता है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और दूसरा उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए। इन 2 चीजों के अलावा अगर बच्चा कुछ भी ना पढ़े ना, तो भी एग्जाम निकाल ले।
लेकिन प्रॉब्लम यही है, बच्चे यही दोनों नहीं पढ़ते और दुनिया भर की वीडियोस देखेंगे, जो टॉपर बता रहा है वो ये बता रहा है। भाई जब यूपीएससी आपको चीख चीख के कह रहा है कि सिलेबस ये है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, आप क्यों फिर किसी तीसरे की बातों में आते हैं? जी, जो मैं मान रहा हूँ जी कि आपने, ठीक है कि आपने यूपीएससी का पहला एग्जाम, जी बिल्कुल, लेकिन आपने ये सोचा है कि मैंने हरियाणा एसएससी का बिल्कुल एग्जाम है, एसपीएस का बिल्कुल दिया, और यूपीपीसीएस दिया मैंने जी। लेकिन जब आपने ये तैयारी की हुई जी, तो वो यूपीएससी में भी शायद कामयाब काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। नहीं बिल्कुल, मैंने आपको जैसे इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, जब शुरुआत बच्चा करता है यूपीएससी के लिए करता है, वो कभी भी ये सोचता नहीं कि स्टेट पीसीएस देगा। लेकिन जब आपको पता था बीच में जो 1.5-2 साल कोविड का आया, उसमें मुझे ये रियलाइज हुआ कि केवल यूपीएससी के भरोसे आप नहीं रह सकते। इसका सक्सेस रेट पूरे देश में 0.2% होता है, तो 99.98% बच्चों ने तो बाहर ही होना है इसमें, तो आप इसके भरोसे नहीं रह सकते। तो मैंने ये सोचा क्यों ना स्टेट पीसीएस भी दिए जाए, हरियाणा दिया जाए, यूपी पीसीएस दिया जाए। तो लेकिन हुआ क्या कि जो मेरी मदद हो गई, यूपीएससी एक छतरी है जिसके नीचे ये सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम आपके लगभग 70 से 75% निकल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, यूपी के लिए मुझे मुश्किल से 2 किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ी, छोटी छोटी, और हरियाणा के लिए तो एक भी नहीं पढ़नी पड़ी। आप ये सोचिए, तो लगभग 80 से 90% मेरा हरियाणा यूपीएससी की पढ़ाई से हो गया और 75% यूपी मेरा यूपीएससी की पढ़ाई से हो गया। अच्छा, एक चीज, जब आप अंदर घुसे थे जी इंटरव्यू देने के लिए जी, तो क्या आप सबकी तरफ नजरें घुमा रहे थे, वो सब आपकी तरफ देख रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था? क्या क्या वो जो जज होते हैं जी, कि आपके चाल को, ढाल को, बैठने को, बालों के, बिल्कुल, क्या उनका भी क्या आपका आकलन करते, क्या उससे भी कुछ जज करते? जी मैं आपको जैसे मैंने बताया, इसका नाम पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आप ऑफिसर बनने वाले हो यूपीएससी के, तो आपको ऑफिसर जैसा दिखना, बोलना और लगना भी चाहिए। तो आपकी चाल, आपने बटन बांधे हैं या खुले हैं, टाई सही बंदी है, बाल हीरो की तरह लग रहे हैं या अफसर की तरह लग रहे हैं, और बातों में कॉन्फिडेंस है या झिझक है, एक एक चीज नोट होती है। और सबसे बड़ी बात, वो 5 होते हैं और 5 इस तरह बैठे होते हैं। तो एक बैठा होता है बगल में, एक इधर, एक चेयरमैन साहब बीच में और 2 इधर। और ये आपको मेक श्योर करना होता है कि भले ही चेयरमैन साहब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन देखना 5 की तरफ। बिल्कुल, भले ही ये वाले पैनलिस्ट पूछ रहे हैं, देखना 5 की तरफ है, वरना मार्क्स कटते हैं उसके भी। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है, मान लीजिए इन्होंने सवाल पूछा और मैं 1.5 मिनट यही देख रहा हूं, इसका मतलब मैं घबरा गया हूं, मैं बुरी तरह, मुझे है कि बस जल्दी जवाब दे दो। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है चारों को फेस करने का। तो ये एक एक चीज, चाल ढाल और आपका जवाब, और मैंने जैसा आपको कहा, आपको नहीं भी आता तो कितने कॉन्फिडेंस आप मना करते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, हर चीज हर सबको नहीं आ सकती। तो मैंने भी, मुझसे भी लगभग 25-27 क्वेश्चन के आसपास हुए, मुझे भी 2 क्वेश्चन में मैंने भी सॉरी बोला, लेकिन सॉरी मैंने इस हिसाब से बोला कि बिल्कुल अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, और उन्होंने खुद मुझे उसका जवाब भी दिया ऑन द स्पॉट, कोई बात नहीं अर्जुन, इसका जवाब ये था। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जी जी, जबकि आपको सभी 5 मुबारकबाद दी या ले दी, जी जी ये जी, बात भी सामने आई? मैं आपको बहुत रोचक किस्सा बताता हूँ। मुझे जब इंटरव्यू खत्म हो गया, 5 का ये प्रोटोकॉल होता है एक तरह से, लेकिन चलिए 5 ने, यहां से शुरू होते हुए 5 ने मुझे अर्जुन ऑल द बेस्ट, अर्जुन ऑल द बेस्ट, 5 ने एक एक करके। मगर जब मैं जा रहा था, जाते जाते दरवाजा पे ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाला था, तो जो लेडी मेंबर थी उन्होंने स्पेशली रोका और उन्होंने एक बार और ऑल द बेस्ट कहा और स्माइल करके। तो और मतलब जब वो आपको किया जी, तो आपका शायद ये लगा होगा, मैं हौसला नहीं, मैंने बाहर आके पापा को कह दिया था मेरा नाम लिस्ट में है, बस आप रोल नंबर देख लेना कहां पे होगा, बस वही इतना था। क्योंकि जब आपको 2-3 बार बीच में कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, जब आपको इंटरव्यूअर 5 ने बधाई दे दी, उसके बाद स्पेशली एक बार और बधाई मिले, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बच्चे में भी आ जाता। तो मुझे ये पता लग गया था कि इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा चला गया। अच्छा, एक चीज है, चलो अब हम बैक आते हैं। जी, जब आप मेवात, उसके बाद आपने ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि हम मेवात में शिकायतबाजी ज्यादा होती है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान जी जी, कुछ आदमी खा गया, बिल्कुल डबल पेमेंट ले गया, सिविल ले गया, वो जी जी। सारी चीजें। जब आप ग्राउंड लेवल पर गए हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ? विकास की तरफ मेवात पिछड़ रहा है, शिक्षा की तरफ पिछड़ रहा है, यहाँ की ऐसी क्या मूलभूत परेशानियां हैं जिनकी तरफ प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो अन्य जिलों के बराबर हम
लाए जा सके। और क्या जो सरकार ने अति पिछड़े जिलों में 212 मेवात को शामिल किया है जी, क्या उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या कहीं अभी कुछ चीजों में नहीं मिल रहा, क्या अटक रहे हैं? उस तरीके से आपने भी अपने लेवल पे भी कुछ फाइलें भेजी होंगी। बिल्कुल 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 भाई हमें ये होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनना जी, चाहिए, जी, बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा ये हमें जरूर बताएं। जी, तो जब मैंने मेवात ज्वाइन किया था तो जाहिर सी बात है मुझे लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तो सिर्फ ये समझने में लग गए थे कि भाई कितनी पंचायतें हैं, किस तरह से काम यहाँ होता है, सरपंचों से किस तरह से आपको मुझे, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं, हमारी ट्रेनिंग एक्चुअली हुई, हमारी ट्रेनिंग थी केवल 14 दिन की। 14 दिन में आप जानते हैं बीडीओ की ट्रेनिंग 14 दिन में कोई एक्सपर्ट तो आप बन नहीं सकते। तो हमें ये नीलो खेड़ी में हमारी ट्रेनिंग हुई, हमें वहीं पे कह दिया गया था कि आप कुर्सी पे बैठ के ही सीखिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इस बार हमको जल्दबाजी में भेजना है अफसर को, हमारे पास स्टाफ की कमी है। मैंने कहा ठीक है जी, चलिए वहीं सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज जब मेवात में आया, क्योंकि ट्रेनिंग में ये हो गया था एक्चुअली कि करनाल, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की मॉडल पंचायतों में हमारा टूर हो गया था। तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने शायद अपने एक सरपंच सर अजीत जी से शेयर भी किया था कि वहां की जो मॉडल पंचायतें हैं ना, वो अच्छे अच्छे शहरों को पीछे छोड़ दें, मूलभूत सुविधाओं में, सड़कों में। वहां पर आपको बायोगैस प्लांट मिलेंगे गांव में, और वो भी बहुत बड़ी कैपेसिटी का, मतलब इतनी कैपेसिटी का कि वो मतलब अकेले ही आसपास के 1-2 जिलों को एनर्जी सप्लाई कर दे। मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं यमुनानगर गया और मैं करनाल गया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई मेवात में। तो अब आप सोच सकते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के गांव, उसके बाद सीधा आदमी आता है मेवात में पोस्टिंग के लिए। तो मैं एक दिन, मुझे याद है शुरू में जब मई में मैं आया, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला, अपने ड्राइवर को, कि एक दिन जरा मुझे रैंडमली जरा 2-3 गांव पे घुमा के ले आ। मुझे तब गांव के नाम भी नहीं पता थे। 2-3 गांव में सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, जो मुझे आज भी लगती है, वो आज भी है। लगभग 1 साल हो गया यहाँ पे। तो बात यह है ना कि देखिए, मेवात पिछड़ा है बिल्कुल, इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ये इसको डाल दिया गया है। अब हमने एक नया प्रोग्राम भी शुरू करा, नीति आयोग ने, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। वो अब पहले तो डिस्ट्रिक्ट था, अब ब्लॉक लेवल पे भी हम इसको वो कर रहे हैं। उसमें जरूर मेवात ने पिछले, मैं कहूंगा 2 सालों में इंप्रूवमेंट की है, लेकिन देखिए वो इंप्रूवमेंट है, उसका मतलब ये नहीं कि मेवात में सब ठीक हो चुका है। जब आप इतने लोएस्ट होते हो तो वहां से तो आप थोड़ा भी बेहतर करोगे तो उसको इंप्रूवमेंट ही कहा जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप अभी भी बहुत नीचे हो। ये बात बिल्कुल सच है, ग्राउंड रियलिटी है। तो इसमें दिक्कत क्या है मेवात में? मेवात में प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल ही मैं लूं, मनरेगा का एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मनरेगा से क्या चीज नहीं बन सकती? अगर आप मनरेगा की लिस्ट उठाएंगे कि मनरेगा से क्या क्या काम हो सकता है, वो 250 से ऊपर है। लेकिन यहां क्या काम होता है? यहां एक ही काम होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो हाँ बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यह है कि इसमें प्रशासन ठीक है, प्रशासन अपनी तरफ से जो करे, इसमें मैं टॉप डाउन अप्रोच को ठीक मानता ही नहीं कभी, बॉटम अप अप्रोच होता है हमेशा। तो नीचे से आना चाहिए। तो नीचे से कहने का मेरा मतलब सरपंच लेवल पे। तो हमारे सरपंचों से जब मैं शुरू में आया तो मुझे कई सरपंचों को मैंने पर्सनली मीटिंग ली। मेरे ग्राम सचिव इसकी तस्दीक करेंगे, मेरे कई सरपंच इसकी तस्दीक करेंगे। मैं इनको ये कहता था कि भाई मनरेगा मैं चलाऊंगा, मैं अपने पर्सनल जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन आप इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाओ तो सही। आप मुझे ये भरोसा तो दो कि लेबर प्रॉपर लगेगी। आप मुझे भरोसा, बाकी कागजी कार्रवाई मेरे सरपंच, मेरे ग्राम सचिव, मेरा एक भी स्टाफ कहीं फंस जाए तो अकाउंटेबिलिटी बीडीओ रखेगा। लेकिन मैं मनरेगा को बहुत अच्छा चलाना चाहता हूं, मुझे वो काम नहीं चाहिए। आज भी जो हमारी सीएम विंडो जितनी बकाया है ना, वो 80% मनरेगा की शिकायतें हैं, क्योंकि जो 2019 से या 2020 से 22 का जो टेन्योर था, वो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड वाला टेन्योर था, और उसको हम आज तक झेल रहे हैं। आरटीआई केस भी वही लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में भी वही गए हुए हैं, सीएम विंडो भी वही लगे हुए हैं। और अब जन संवाद एक नया पोर्टल हमने स्टार्ट किया है, उसमें भी मनरेगा की शिकायतें काफी हद तक। तो जाहिर है देखा होगा जी, लेबर तो मिलती जी, और बिना लेबर के क्या मनरेगा सक्सेस नहीं हो सकता जी। तो क्या इस पे आप लोगों ने अधिकारियों से बात की कि मेवात में लेबर नहीं है, जी, मनरेगा जरूरी है, क्या इसको हम मशीनों से या कोई और तरीके से, क्या ऐसा कोई बात आई है कि काम भी हो जाए? तो लेबर तो मिलती नहीं, जाहिर है आपने देखा होगा, इससे कार्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बना दिया। जी 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 जी। तो इसमें क्या कोई सजेशन आपने दिया है
कोई ऐसी कोई बात सामने आई है, कोई सजेशन मांगा है? जी नहीं, इसमें हमने सजेशन बिल्कुल, हमने इसमें ये बात हमने ऊपर भी रखी, ये हमने बात अपने उच्च अधिकारियों से, सीओ साहब की मीटिंग में, इवन डीसी साहब की मीटिंग में जरूरी बात रखी। लेकिन देखिए, मैं इस चीज को पूरी तरह सत्य भी नहीं मानता। जैसे यहाँ पे मुझे भी शुरू से जब मैं आया था, जब मैंने ये बात छेड़ी कि मुझे मनरेगा थोड़ा सा उठाना है अपनी ब्लॉक की, मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप एकदम, लेकिन कम से कम बेहतर तो करूं। तो यही बात मैंने भी सुनी, जी सर लेबर नहीं होती, ये नहीं होती। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल कोरी झूठ है। मैं नहीं मानता कि मेवात के लोग इतने अमीर हो गए हैं कि उनको 350 रुपए भी नहीं चाहिए पर डे के। तो जब हम ग्राउंड लेवल पे गए तो जी लेबर थी। बात है मोटिवेशन की, सरपंच भी मोटिवेटेड थोड़ा कम रहते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। मेवात में मोटिवेशन की कमी तो है, प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि नहीं बिल्कुल मनरेगा लगो, वो भी उतना नहीं, तो थोड़ा सा अरुचि वहां से, बाकी बॉटम अप वहां से वैसी मोटिवेशन नहीं है। तो दूसरा चीज, जब मैं यहाँ पे आया लगभग 80% जॉब कार्ड फर्जी हैं, तो उनको हमने डिलीट करने का प्रोसीजर शुरू करा। वो तब तक डिलीट ही नहीं हुए थे जब तक मैं नहीं आया था, वो चल रहे थे। तो आप सोचिए, मैं पर्सनली अपने एबीपीओ के साथ गया गांव गांव, रैंडमली हम एक पंचायत उठाते थे, ऑनलाइन जॉब कार्ड और वो बंदे का नाम मैच करते थे, सीधा पहुंचते थे। मुझे याद है एक गांव था खुशपुरी हमारा, सीधा गए, वो आदमी नहीं मिला, वो मर चुका था कई साल पहले, और काम चल रहा था, पैसे मिल निकल रहे थे। वो मतलब प्रेजेंट उस समय तो नहीं चल रहा था, लेकिन उसने उस मरने के बाद भी उसकी मस्तोल लगी हुई थी 2021-22 में। एक बंदा पलवल का है, यहाँ पे लेबर है, कोई यूपी का है, यहाँ पे लेबर है। तो सबसे पहले तो हमने कहा भाई सिस्टम को क्लीन करेंगे, सबसे पहले काम किया हमने। तो आपने जी क्लीन वाली बात जी, तो फिर तो विरोधी बहुत हो गए होंगे आपके। जी अब देखिए विधानसभा तक भी उठा है क्या? अब देखिए उस पे मैं बहुत ज्यादा आपको आप भी समझते हो, उस पे अब कहना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बनता जानना चाहते हैं हाँ, विधानसभा तक मामला क्यों गया? नहीं देखिए वो उस पे तो मैं कुछ बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो आपने इस पे बात कही ना कि विरोध हुआ होगा जब सिस्टम, तो उस समय बिल्कुल विरोध हुआ था, और अंदरूनी विरोध हुआ था, काफी अंदरूनी विरोध से। देखिए आप भी समझते हैं, जब लेबर ऑन ग्राउंड सच में नहीं है तो फिर काम कहां से होगा, तो जहां से काम होगा वहीं से विरोध होगा। अच्छा ठीक है जी जी जी, क्योंकि आप कड़ी ऐसी है जी, तो सीधा राजनेताओं से, सरपंचों जी, से, आम आदमी से बिल्कुल 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 जाहिर है, तो कुछ राजनीतिक दबाव भी आए होंगे, कुछ विपक्ष के दबाव आए जी, होंगे, फिर काम भी कराना है, जी। तो किस तरीके से उनको आपने वो किया? देखिए- दबाव में आगे नहीं, या आप मैं- खुद अपनी बात पे अड़े रहे? नहीं देखिए, दबाव में होते तो मैं बहुत पहले यहाँ से निकल चुका होता कब के, क्योंकि बीच में ऐसा हो सकता था कि मैं यहाँ से चला भी जाता। ये बात मेवात की, मैं एक और मेवात को इस बात का क्रेडिट दूंगा। अब हो सकता है ये मुझे नहीं पता ये ऐसा है यहाँ चलन, या क्या, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ सरकार की तरफ से और विपक्ष, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बड़ी मिलीजुली है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से नुमाइंदे हमारे। मुझे किसी तरह का कोई भी, जिसे कहते हैं कि जैसे कई जगह सुना जाता है कि जी पॉलिटिकल प्रेशर है किसी काम को करवाने का या नहीं करवाने का, ऐसा प्रेशर अब तो लगभग 1 साल मुझे होने को है, आज तक मतलब मैं, आज 18 अप्रैल है, आज तक कोई कॉल कि जी ये काम बीओ साहब ऐसे होना है, ये काम नहीं होना है, करना ही करना है या नहीं ही करना है, या इसको रोक दो या इसको करवा दो, किसी तरह का कोई, हाँ ये जरूर है सिफारिशें आती है, कोई वो प्रस्ताव आते हैं, रेजोल्यूशन आते हैं, बीओ साहब इसको देख लेना, अगर हो सके तो जायज हो कर ले, देखा प्रेशर नहीं, सिफारिश अगर जायज लगा, उसके बाद भी जायज लगा तो ही किया, नहीं लगा तो वो भी वापस बता दिया, देखिए जी ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें ये कमी है और ये वीडियो लेवल पे नहीं हो सकता। तो जी आपका काम आपका बिल्कुल जायज था, लेकिन वीडियो लेवल पे नहीं हो सकता, आप इसको प्लीज ऊपर भिजवा दीजिए। अच्छा, ये काम जी, जब आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया जी, सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी? सबसे पहले देखिए मैंने तो रिजल्ट देखा नहीं था अपना यूपीएससी का, वो मेरे पेरेंट्स ने कहा, सबसे पहले कॉल मुझे पापा का है, और ये मैंने उनको कहा था जब मुझे कॉल आ रहे थे 50 के, मेरे स्टाफ के बहुत कॉल आए, मैंने सबके कॉल नहीं उठाए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने फैमिली का कॉल उठाऊंगा पहले, क्योंकि देखिए वो न्यूज सुनना, तो आपको अंदाजा हो गया था कि आप क्लियर कर लिया है, क्योंकि पापा के 3 कॉल आ चुके थे ना। तो देखिए जब नहीं हुआ होता तो इतना आतुर तो कोई नहीं होता बताने को कि नहीं होता है, मैं समझ गया था कि हो तो गया है। सो मैंने कॉल उठाया तो मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले बधाई दी, फिर मेरी माँ से बात हुई, मेरी बहन से बात हुई, उसके बाद फिर मेरे सभी दोस्तों से। क्या देखिए वो तो खुशी के आंसू वाले बहुत, मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिनके परिवारों में दूर दूर तक एक सरकारी, मैंने आपको जैसे कहा क्लास सी अफसर छोड़ दीजिए, कर्मचारी भी नहीं है,
उस परिवार में किसी लड़के का ये सोचना कि मैं यूपीएससी दूंगा, यही उनकी जीत थी, मेरे माँ बाप की। मेरे पिताजी ने हमेशा एक चीज कही है मुझसे, जो मैं आज इस इंटरव्यू में अगर नहीं कहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करूंगा, अपने माता और पिता के साथ। हमारे पास आज भी हम किराए के घर में रहते हैं, आज भी। उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई सिर्फ और सिर्फ मेरे बहन और मेरी पढ़ाई पर लगा दी। उन्होंने कहा कि तुम मेरी सबसे बड़ी कमाई हो, तुम कुछ कर दोगे मैं तो वैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा उस दिन। और मैं समझ सकता हूं कि वो रोए नहीं मेरे रिजल्ट पे, लेकिन मैं जानता हूं उनके दिल पे वो कितने खुश थे, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पिता नहीं रोता अक्सर, माँ तो फिर भी कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तो मैं अपने पिताजी का ये मैं उनको कभी कह तो नहीं पाया ये सामने से, लेकिन मैं इंटरव्यू जरूर देखेंगे तो मैं इसी माध्यम से मैं उनको कहूंगा कि मेरी फैमिली का, मेरी माँ का, मैं पिछले 3-4 साल में ऐसे कई स्टेज आए, जैसे मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू के बताया, कि जहां पे लगभग ये फिजिकल तौर पे भी ना, मतलब उसमें कई सारी मुझे मुश्किलें आई, जहां पे कई ऐसे लम्हे आए जहां पे लगभग मैं हार मान चुका था कि मुझे शायद ये प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, और बहुत मेरा हौसला टूट चुका था। मैं केवल अपनी माँ के सामने ही अपने आंसू गिराता हूँ, नॉर्मली मैं रोता नहीं, मेरे अंदर थोड़ा इमोशनलेस में होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, जो कि ठीक बात नहीं है वैसे, लेकिन मेरे आंसू केवल मेरी माँ के सामने गिरते हैं जब भी मैं उस पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी और साथ में मेरी बहन, मैं इन तीनों का जितना शुक्रगुजार मैं हो सकता हूं, मैं शायद किसी का नहीं हो सकता, मैं इनको कभी बता नहीं पाता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फैमिली को बताना थोड़ा सा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कैसे बताएं, शर्म से भी आती है, थोड़ा वो भी लगता है। लेकिन इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं जरूर इन तीनों को बताना चाहूंगा कि मैं इन तीनों का शुक्रगुजार इस जिंदगी में तो मैं शायद कभी इनका चुकता नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, क्या जो दोस्तों ने ये आपको सलाह दी कि पहले आप जो है एमए कर लीजिए, उसके एमएससी कीजिए, उसके बाद फिर करिए, क्या उनमें किसी दोस्त का फोन आया? फोन मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल। ये सभी हुआ क्या था कि सभी दोस्तों ने, क्योंकि वो खुद एमएससी कर रहे, मेरे साथ के थे सारे, उन्होंने कहा अर्जुन ऐसा एमएससी कर लो, 1.5 साल और बचा है, फिर यूपीएससी कर लेना, या जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज करना आराम से करते रहना, ताकि आपके पास बीएससी ऑनर्स भी होगा, एमएससी ऑनर्स भी होगा, फिर ताकि यूपीएससी अगर कभी ऊपर नीचे हो जाए तो नौकरी अच्छी खासी कर लोगे यार, आगे जाके पीएचडी कर लोगे। तो उनका जब फोन आया परसों, तो सबके सब यही कह रहे थे कि भाई तूने 31 दिसंबर 2017 का फैसला तूने मुकम्मल कर दिया। मतलब हमें यकीन तो था, लेकिन हमें यह था कि यार इतना बड़ा फैसला इसने लिया है, मास्टर्स छोड़ने का फैसला। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा फैसला था उस समय, क्योंकि उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। उस समय मेरे पास ये गारंटी, देखिए इस एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, ये एग्जाम अपने साथ लाता है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता लाता है ये एग्जाम। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी जिंदगी में कोई स्टेट पीसीएस भी निकालूंगा, 2 निकल गए ऊपर वाले के कर्म से। यूपीएससी का तो सोचा था, लेकिन गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। तो जब उसके बाद सभी उन दोस्तों का फोन आया जो आज मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं, कि हमें याद है जिस दिन तू निकला था और जिस दिन तूने कहा था कि मैं यूपीएससी के लिए छोड़ रहा हूं मास्टर्स, और आज तूने कर दिखाया, तो वो उनसे ज्यादा खुश तो कोई नहीं है। और दोस्तों में तो देखिए, अफसर कभी दोस्तों के लिए नहीं होता, तो वो तो आज भी उसी तरह बात करते हैं जिस तरह हम कॉलेज में होते थे। उनके लिए ना मैं अफसर हूं ना कभी रहूंगा। अच्छा, एक चीज और जी, तो जिस इलाके में आप रह रहे हैं जी, ये 80% मुस्लिम बहुल इलाका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज देश में पूरे में मुस्लिम विरोधी कुछ जो है ऐसा चल रहा है, मुस्लिम ये होते हैं जी, इस्लाम ये फैलाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, ये करवाता है। तो क्या कहेंगे, आपने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ नजदीकी से लोगों से देखा होगा? इस्लाम जो यहाँ रोजे भी निकले हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी ईद अभी गई है 1 हफ्ते पहले। जी जी जी। और इससे पहले क्या नाम है जो हवाएं फिर, क्या कहेंगे खास तौर पे इस्लाम? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मेवात की जो इमेज है यहाँ से मेवात के बाहर, उसका मेन रीजन यहाँ की डेमोग्राफी है, ये हम सब जानते हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि जी मेवात, जब हमारी नीलो खड़ी में ट्रेनिंग भी होती थी, तो थोड़ा सा ये था कि यार आपको तो मेवात मिल गया, मेवात तो बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बड़ा वहां दिक्कत होती है पोस्टिंग के लिए, अफसरों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई देखेंगे, तो अब मैं तो जाके बता सकता हूँ कितना मुश्किल है कितना आसान है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, देखिए मेरे तो लगभग, अगर मैं सही हूँ तो शायद 1-2 सरपंचों को छोड़ के मेरे तो सभी सरपंच मुस्लिम है, मेरा आधा स्टाफ मुस्लिम है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं यहाँ का, अभी मैं आपको इससे ज्यादा और क्या बता सकता हूँ। मेरे यहाँ ग्राम सचिव बैठे हैं हसीन जी,
हसीन जी ने मुझे दावत दी थी ईद पे, मैंने इनको वादा किया था मैं आपके घर जरूर आऊंगा। इनके घर में गया, केवल इनके घर नहीं गया, यहाँ मेरा ड्राइवर भी जो वीडियो बना रहा है मेरा ड्राइवर है राकिब। सबसे पहले मैं राकिब के घर गया 11 अप्रैल को, फिर हसीन जी के घर गए, फिर हम उसके बाद अपने और एक सरपंच के घर भी गए। 5 जगह में गया, 5 को मैंने वादा किया था कि आपके वहां पे ईद हम आपके घर पे ही मनाएंगे। तो आप ये सोचिए, मेवात से बेहतर एग्जाम्पल कंपोजिट कल्चर का तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ आगे देख लेंगे तो अलग बात है, मेरी तो पहली पोस्टिंग थी। इससे बेहतरीन जगह, मतलब जहां पे आपको ये एहसास ही ना हो कि आप क्या हो, धर्म से ऊपर उठ के यहाँ पे मैंने भी अपनी तरफ से काम किया है और मेरे सरपंचों ने और इस इलाके के लोगों ने मुझे उसी तरह ट्रीट किया। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे ना अफसर के लिए इज्जत बहुत है, उसमें फिर तो धर्म बीच में आता ही नहीं। मतलब मैंने और दोस्तों से बात करी जो और जगह वीडियोस हैं, वो कहते हैं वहां पे ऐसा माहौल नहीं है। मैं उनको कहता हूं तुम मेवात आओ, आपको यहाँ राजा की तरह रखते हैं। मैंने उनको ये कहा मैं बीडीओ ही हूं, लेकिन मेरे ब्लॉक ने मेरे को बीडीओ की तरह ट्रीट नहीं किया कभी। तो मैं इस इलाके का तो मैं जितना शुक्रगुजार में रह सकता हूं, मैं तो कभी, मैंने इनको कहा हमेशा पहली जॉब, पहली पोस्टिंग, पहला स्टाफ, पहले अपने गांव या इलाका जिसको भी कह लो आप, कभी नहीं भूलता। तो मैं तो मेवात तो मेरे दिल में बस गया, जो हमेशा क्या याद आएंगे। मैं आपको कह तो रहा हूँ जी, जाऊंगा भी तो शायद थोड़ा इमोशनल होके जाऊंगा। तो क्या आते आ रहेंगे कभी मेवात? बिल्कुल, मेवात से जी कनेक्शन हमेशा रहेगा, यहाँ के लोगों के साथ हमेशा जुड़ाव रहेगा, यहाँ आना जाना भी रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में पोस्टिंग भी हरियाणा ही हो जाए। अगर हरियाणा कल को मान ले आप जी अच्छे रैंक से कर लेते हैं IAS IPS, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या उसमें 1 नंबर पे हरियाणा रखेंगे? जी मैंने इस बार भी नंबर 1 पे हरियाणा ही रखा था। अब मैंने सबको पता है ब्लॉक में, जबकि मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, लेकिन फिर भी हरियाणा रखा था। आप ये सोच सकते हैं, मुझे इतना पसंद आ गया मेवात। अच्छा, उत्तराखंड वाकई में देवभूमि, बिल्कुल देवभूमि है, सारी चीजें बिल्कुल। तो उत्तराखंड में या मेवात में क्या चीज समानता देखते हैं, क्या भिन्नता देखते हैं? ठीक है, देखिए मेवात और उत्तराखंड में तो देखिए समानता तो मैं ये कहूंगा कि कई बार हमारे गांव, कुछ गांव हमारे पहाड़ी इलाके से लगते हैं, एक गुमट बिहारी हो गया, कंसाली, घाघस वगैरह। तो यहाँ जब भी मुझे किसी भी कार्रवाई या काम के लिए जाना होता है, मैं हमेशा अपने स्टाफ से बोलता हूँ यार यहाँ जाके मुझे मेरे गांव की याद आ जाती है, क्योंकि हूबहू वही पहाड़, वैसे गांव, वैसे कच्चे पक्के घर, वैसे कच्चे रास्ते आज भी हमारे गांव, बिल्कुल हूबहू। मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लगता। जबकि मैं शाम को निकलता हूँ ना, जब भी मेवात पे राउंड पे गांव के बीच में से, मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं उत्तराखंड में घूम रहा हूँ अपने गांव में। हाँ, फर्क ये है कि क्योंकि मेरा गांव चोटी पर है, तो थोड़ा वहां का हवा पानी का फर्क है। तो यहाँ का थोड़ा हवा पानी और वहां के हवा पानी फर्क ये है कि वहां का पानी आप सीधा नदी झरने से ही पी सकते हो। आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसमें, अब यहाँ का पानी थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा खारा है, थोड़ा सा, वो बात जरूर है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है ना, गांव, रास्ते, पहाड़, स्पेशली हमारे जो पहाड़ी से टच जो गांव है, वो तो बिल्कुल मुझे उत्तराखंड की फील करते हैं पूरी। याददाश्त की जी, कल को अल्लाह करे आपका ये जी जी जी, और हरियाणा में पोस्टिंग और मेवात का SP आपको DC लगा दिया जाए जी, तो अगर एज ए DC क्या मेवात में बदलाव चाहेंगे और एज ए SP क्या बदलाव चाहेंगे? जी देखिए, SP के लिए तो सबसे पहले SP का तो सीधी सी बात है, दोनों संविधान इन पदों को वो करता है सैंक्शन। उस संवैधानिक जो हमारी नीति है और जो ड्यूटी है, मैं उसी को निभाऊंगा। तो अगर SP का मौका मिलता है और मेवात ज्वाइन करने का मौका मिलता है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है, जो यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बनाए रखना सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। कि कोई छोटी सी भी छोटी घटना किसी नेगेटिव चीज में ना बदल जाए। और बिल्कुल, क्योंकि देखिए कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, आग लगाने वाले हर तरफ बिल्कुल रेडी रहते हैं कि किसी तरह कोई मौका मिल जाए और 2 पक्ष लड़ जाए। जहां तक बात की आपने DC साहब की, कि अगर एज डिप्टी कमिश्नर मौका मिलता है, एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौका मिलता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि फंड की कमी इतनी है जितना मिस यूटिलाइजेशन है फंड का, ये फर्क है बहुत ज्यादा। ऊपर से फंड इतना इनफ आता है कि अगर वो पूरा का पूरा लग जाए तो मेवात ठीक ठाक हो जाएगा। तो मेरी इकलौती पहली जो प्राथमिकता है, बाकी प्रोग्राम तो देखिए, विजन तो आदमी का विद एज बढ़ता रहता है, लेकिन सबसे पहले जो मेरा विजन रहेगा वो रहेगा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड।
तो उसमें सबसे बड़ी हमारी स्कीम्स हैं, उसमें पंचायत डिपार्टमेंट है, उसमें रूरल डिपार्टमेंट है, उसमें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो एज डिप्टी कमिश्नर मेरे सबसे प्राथमिक जो होंगे वो मेरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और मेरा रूरल डिपार्टमेंट। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेवात ने मुझे जो दिया, मैं मेवात का शुक्रगुजार तहे दिल से मैं हमेशा करता हूं। उसमें मैं फिर से अपने प्रशासन का, अपने मेवात के लोगों का, सभी लोगों का, सभी ब्लॉक से मुझे बधाइयां मिली। मेरे सभी जो हमारे बीडीओज हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डीसी साहब से तो मुझे बल्कि मिलने जाना है अभी थोड़ी देर में, सुबह सुबह डीसी साहब का कॉल आया मुझे। तो उसके बाद मेरे सभी ब्लॉक के मेरे स्टाफ, मेरे सभी स्टाफ मेंबर एकदम तहे दिल से ये मेरे साथ रहे, दिन रात इन्होंने भी नहीं देखा। और मेरे सभी सरपंच, मेरे मेवात के सभी लोग, मेरे ब्लॉक के सभी लोग, मैं आप लोगों को हमेशा अपने दिल में रखूंगा और उम्मीद है कि आप लोग भी हमेशा मुझे अपने दिल में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।